नमस्कार दोस्तों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड है और जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई है ये नीति। तो आप सब जानते हैं कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ से शुरू करते हैं, छोटा से अनार बड़ा से आम। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम ग्रेजुएशन करते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो इस तरह से विद्या हमारा संस्कार का एक हिस्सा बन गया है, आभूषण है जो हमें ज्ञान से विभूषित करता है। विद्या ऐसा ज्ञान है जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल धन है ये हमारे लिए। विद्या से हमारा परिचय होता है, हमारे चरित्र का दर्पण है विद्या। शिक्षा ही है जो हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विद्या और शिक्षा। और अभी 29 जुलाई को नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की है। नई शिक्षा नीति क्या है, क्या ये पुरानी नीतियों की कमियों को दूर करने के लिए है, तो यही सब चीज़ें हम आज इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। शिक्षा ही है जो हमें जीना सिखाती है। शिक्षा ही है जो हमें आपको दूसरों से रूबरू होने का बेहतरीन ढंग प्रदान करती है। इसमें हम जानेंगे कि स्कूल में हमें कब तक पढ़ना है और बोर्ड की परीक्षाएं किस क्लास में होंगी, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, किस उद्देश्य से पढ़ाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों में हमें यही जानकारी आज मिलेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव जो थे TSR सुब्रमण्यम, उनकी अध्यक्षता में सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 27 मई 2016 को, ठीक है। और फिर इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक जो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट HRD मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों के सुझाव मांगे और इस सुझाव में 2 लाख सुझाव आए और इसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। अभी तक देश में जो शिक्षा नीति चल रही थी वो 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागू की गई थी। इसमें 1992 में नरसिम्हा राव के ज़माने में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, लेकिन वो सिस्टम अब नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया है। मानव संसाधन जो बदलाव हुआ उसमें जो पहला बदलाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन के मंत्रालय का नाम बदल दिया गया, उसे नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और अब जो HRD मंत्री हैं वो शिक्षा मंत्री कहलाए जाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री ही हुआ करते थे, लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन कर दिया। इस नाम को लेकर RSS संगठन ने आपत्ति उठाई थी। 2018 के अधिवेशन में इस नाम को बदलने की मांग भी उठाई गई। आपत्ति उठाने की वजह बताई गई कि मानव को संसाधन नहीं मान सकते या भारतीय मूल्यों के खिलाफ हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में देश की GDP के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया।
नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि जो आपके जानने के लिए है। सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे उच्च शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रारंभिक शिक्षा बताऊंगी। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक के कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ MARU के स्थान की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। तो ये है उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी थी। और जो कॉलेज में दाखिला होगा 12वीं के बाद की जो पढ़ाई होगी वह मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट वाली होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया, 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद पढ़ाई से मन हट गया, वो कुछ और करना चाहता है, तो कुछ और पढ़ने का मन कर दे, इस वजह से पढ़ाई उसकी बीटेक उसका कोर्स छूट जाए 2 सेमेस्टर के बाद, तो उसे 2 सेमेस्टर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी 1 वर्ष का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर वो 2 साल बाद छोड़ता है, यानी 2 साल पढ़ने के बाद, तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। अगर वो कोर्स पूरा करेगा तो डिग्री मिल जाएगी। इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि कहीं और भी एडमिशन लिया जाए तो यह रिकॉर्ड कंसीडर किए जाएं। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफ़र नाम दिया गया। अभी BA BSc जैसे कोर्स 3 साल के होते हैं। इसमें जो चेंजेस हुए उसके अनुसार जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का, और जो रिसर्च में फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का कर दिया जाएगा। रिसर्च वालों के लिए 1 साल PG और 4 साल का PhD प्रोग्राम होगा। MPhil की ज़रूरत अब नहीं है, वो समाप्त हो गई। MPhil का प्रोग्राम समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है उसका मतलब है कि स्ट्रीम नहीं होगा। जैसे लोग क्या करते थे कि कोई स्ट्रीम ले लेते थे, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, इस तरह से होता था। तो ऐसा नहीं है। कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, म्यूज़िक पढ़ना चाहता है, या कोई भी और हिस्ट्री वगैरह कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो उसकी जगह वो पढ़ सकता है। ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसका नाम नहीं दिया जाएगा, ये उसकी मार्कशीट में, उसके सर्टिफिकेट में मिलेगा। एक एज ए सब्जेक्ट की तरह उसे उसका भी मार्क्स दिया जाएगा। और ये जो बदलाव हैं ये अच्छे बदलाव हैं। इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होगा। आर्ट एंड साइंस का जो विद्यालय है, जो विभाजन है वो भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कॉलेजों में ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। जैसे एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कई कॉलेज होते हैं, लाइक UGC हो गया, AICTE हो गया, तो इन सबसे ये कॉलेज संबद्ध होते हैं। तो ये सारी व्यवस्था ख़त्म कर दी जाएगी।
एक ऐसा निकाय होगा, सिंगल रेगुलेटर सिस्टम होगा जो जो जिसके अनुसार ये सारे ही जिसके मानक दिए जाएंगे वो मानक सबके लिए लागू होंगे। ये सारी यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी एआईसीटी इस टाइप की जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, ये सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। तो और इन सबको मिलाकर एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। ये भी बढ़िया बदलाव है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी सबके लिए एक ही मानक होंगे, सबके लिए एक नियम, सबका एक स्टैंडर्ड होगा। फीस वसूली के लिए भी एक मानक तय किया गया जाएगा। रिसर्च प्रोडक्ट फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो साइंस की तरह आर्ट के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड करेगा। तकनीकी को खूब बढ़ावा दिया जाएगा। वर्चुअल लैब शुरू किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के बारे में जो बदलाव हुआ है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, आइए वो भी देख लेते हैं। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन किया गया। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। NEP और MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम से के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी होगी। काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 तैयार की जाएगी। NEP 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, नेशनल असेसमेंट सेंटर। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। और अभी तक जो हमारा सिस्टम 10+2 का है, नए सिस्टम को 5+3+3+4 बनाया गया है। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9 से लेकर 12वीं तक एक समान रहेंगी, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। फिज़िक्स, अगर कोई बच्चा फ़िज़िक्स में इंटरेस्टेड है तो फिज़िक्स पढ़ेगा, हिस्ट्री वाला बच्चा फिज़िक्स पढ़ सकता है, फिज़िक्स वाला बच्चा हिस्ट्री पढ़ सकता है। इस तरह से काम चलता रहेगा, इस तरह से पढ़ाई होगी।
3 से 6 साल के बच्चों को उनके लिए 3 से 6 साल के बच्चों को उनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम तय होगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीक़ों से सिखाया जाएगा, गतिविधि होगी। इसके लिए टीचर्स को भी अलग से ट्रेनिंग मिलेगी। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाएगा। बच्चों की इंटर्नशिप होगी, जिसके तहत वो कभी कारपेंटर या कभी लॉन्ड्री वाले के यहाँ, दुकान वाले के यहाँ जाकर काम सीखेंगे। ये फ़ैसला भी बहुत ही बढ़िया है, इनिशिएटिव है। 6वीं से ही बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए कोडिंग भी सिखाई जाएगी, यानी 6वीं क्लास से अब बच्चे कोडिंग सीखना शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट उनको मिलेंगे, इस तरह से उन्हें धीरे धीरे फिर बाद में वो अपनी स्ट्रीम चुन सकेंगे कि किस प्रकार की कौन से लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। इस तरह से वो ये सब अपना जो प्रतिभा है वो बाद में सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे, तकनीकी में दिखाएंगे। तो तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए सब किया गया है। 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। स्कूल में प्रवेश लेने से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए, इसके लिए भी मानक तय होंगे, यानी कि माता पिता को भी अब बताया जाएगा कि वो जो मानक है उसके अनुसार वो बच्चों को स्कूल से पहले बताएं। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचर का मूल्यांकन ही नहीं, बल्कि बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा। एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें सहपाठी भी मूल्यांकन करेगा। स्कूल के बाद कॉलेज में प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। जीडीपी का 6% खर्च शिक्षा पर होगा। अभी तक 4.3% के आसपास होता रहा है। यह शिक्षा नीति क्या शहर से हर गांव तक पहुंच पाएगी? मतलब जो कुछ भी था वो अच्छा था, सारा कुछ इसमें जितना भी लिखा हुआ था कागज़ में, जो नीति आई वो उसमें सारा कुछ अच्छा दिया हुआ है, लेकिन एक गांव स्तर पर नहीं पहुंच सकती ये एजुकेशन, क्योंकि ये टेक्निकल है। तो कभी नेटवर्क नहीं रहता गांव एरिया में, और लैपटॉप भी सब तक नहीं पहुंच सकता, एंड्रॉयड फ़ोन भी सब तक नहीं पहुंच सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो नीति है ये बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगी, क्या ये पहुंच पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और जो नीति जो बात अपनी ये शिक्षा नीति जो अपनी बात पहुंचाना चाहती है उन बच्चों तक, वो कैसे पहुंचेगी। क्या वो सारे संसाधन गांव तक पहुंचेंगे जो शहरों में अवेलेबल हैं, और यदि ये सारी व्यवस्था हो भी जाए तो क्या एक गरीब वर्ग जिसके पास प्राथमिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती वो इस टेक्निकल सामान को ख़रीद पाएंगे। सरकारी स्कूलों का हाल तो आप सबको पता है, क्या वह कभी सही हो पाएगा। स्कूल के भवन जिसमें बारिश में कमरा पानी से भर जाता है, क्या ये नीति उन तक पहुंच पाएगी। ये सारी स्कीम कागज़ में जो हमें बहुत ही अच्छी दिख रही है, क्या वो ज़रूरतमंद तक पहुंच पाएगी। आशा करते हैं हम लोग कि हाँ, जो भी है, जो शिक्षा नीति है ये सब तक पहुँचे, सभी इसका लाभ उठाएं, हर वर्ग के बच्चे के लिए हो। तो यही आज का हमारा विषय था, नई शिक्षा नीति जो आई है। आपको कैसा लगा, कैसी लगी ये जानकारी, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी जो यूपी स्पेशल का था सारा ही कंटेंट वो टोटल 7 पार्ट में आपको मिल गया होगा, आप उसे भी देख लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो तो शिक्षा नीति से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसके लिए पढ़ लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।